आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 13। कौन से सब्जेक्ट का? ऑडिट का। और इसका नाम क्या है? ऑडिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है। PSU बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। कोशिश करेंगे कि जल्दी से ये चैप्टर को हम ख़त्म करें। ठीक, सबसे पहली चीज़ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है, ग्लिम्स ले लेते हैं। द पब्लिक एंटरप्राइज हैव बीन असाइंड अ की रोल। ठीक है, हमको पता है कि भाई जो पब्लिक एंटरप्राइज होती है ना, उसका एक की रोल होता है हमारी इकोनॉमी में। क्या बोला उसने? द पब्लिक एंटरप्राइज हैव बीन असाइंड अ की रोल इन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ठीक है, तो हमको पता है द एंटरप्राइज आर इंडस्ट्रीज। कौन सी इंडस्ट्री ऐसे, जैसे कि बेसिक इनपुट जैसे कोल, ऑयल, स्टील, मिनरल, मेटल, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, हैवी इक्विपमेंट, सब चीज़ें देती है। जैसे कि रेलवे, पोस्टल, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिसिटी और रोड ट्रांसपोर्ट। ये कुछ एग्जांपल हो गए। यही बनाती है क्लास ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज को। पहले क्या होता था, देखो यहाँ के लगे, थो इन द पास्ट द पब्लिक सेक्टर इन इंडिया हैज़ अचीव्ड अ डोमिनेंट रोल। पहले डोमिनेंट रोल होता था, लेकिन अब हम सुनते जा रहे हैं कि भाई प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर इज़ नाउ एक्टिवली अलाउड इन वेरियस सेक्टर्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम एटसेट्रा। अभी रेलवे में भी आने का बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, अब ये चैप्टर शुरू कहाँ से होता है? अब ये सबसे पहले हमको बताता है कि क्या क्या कैटेगरीज होती है PSU की। तो PSU की ना 3 कैटेगरीज हमको बताई गई है। पहली, डिपार्टमेंटली मैनेज्ड अंडरटेकिंग्स, जो कि पार्ट एंड पार्सल होती है गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ का। ठीक, क्या बोला उसने? डिपार्टमेंटली मैनेज अंडरटेकिंग्स। अच्छा, तो डिपार्टमेंटली मैनेज का क्या मतलब होता है? डिपार्टमेंट का मतलब होता है विभाग। जिसे हम सुनते हैं ना, रेल विभाग, डाक विभाग, तो वो इसी के अंडर आता है। तो ये होता है विभाग। अब ये विभाग वाली बात मैं अपने मन से तो नहीं बोल रहा हूँ, ये कहाँ लिखी हुई है? ये लिखी हुई है हमारे इस स्टडी मैट के हिंदी वर्जन में, जिसमें लिखा हुआ है विभागीय रूप से प्रबंधित उपक्रम जो सरकारी गतिविधि का हिस्सा तथा समूह है। अब हमको तो मेन वर्ड याद रखना है विभागीय, क्योंकि हमें तो पेपर इंग्लिश में देना है। आगे चलते हैं, इसके एग्जाम्पल दिए हैं, और अगर आप मानते हो मेरी बात को तो उसमें एग्जाम्पल वही है, रेलवेज, पोस्टल्स, सिक्योरिटी प्रिंटिंग, कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट एटसेट्रा। तो ये वही एग्जाम्पल हैं जो हमने अभी आपको बताए। ठीक है, तो हमने पहली चीज़ तो देख ली कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी एक बार लिख लें हम तो, डिपार्टमेंटली मैनेज अंडरटेकिंग्स, DMU बोल देना। ठीक, अब दूसरी होती है गवर्नमेंट कंपनीज। सभी को पता है गवर्नमेंट कंपनी या फिर डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी। क्या? डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी या फिर गवर्नमेंट कंपनी, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर आती है। ठीक, 2 कैटेगरीज हम देख चुके हैं। पहली हमने क्या देखे थे? डिपार्टमेंटली मैनेज अंडरटेकिंग। दूसरी देख ली है हमने गवर्नमेंट कंपनीज एंड डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी। एक चीज़ याद रखना, डिपार्टमेंटली मैनेज अंडरटेकिंग में ऐसा लिखने पे नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर कब मिलेंगे? जब हम उसमें एक और चीज़ लिख देंगे जिसका नाम है विच फॉर्म्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। ठीक है, यहाँ से अब हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने 2 पॉइंट। अब तीसरी कैटेगरी क्या है? कॉरपोरेशन सेटअप अंडर स्पेसिफिक एक्ट्स ऑफ लेजिस्लेचर, यानी लॉ के अंतर्गत जो भी बना है। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल है LIC और UTI। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपनी 3 तरह की गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग्स को बना लिया है। कौन सी है? सबसे पहली है, बहुत ही आसान, डिपार्टमेंटली मैनेज्ड undertaking which forms part and parcel, किसका पार्ट एंड पार्सल है? ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज।
ठीक है, गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ का पार्ट एंड पार्सल जो होती हैं वो। दूसरी क्या देखी थी, दूसरी हमने देखी थी गवर्नमेंट कंपनी, और नंबर कब मिलेंगे, जब हम इसके साथ साथ लिखेंगे डीम गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, और तीसरी क्या थी, तीसरी थी सेटअप बाय एक्ट, और ये एक्ट किसका, लेजिस्लेचर का। इसमें हमें एग्जाम्पल मिले थे कौन से, LIC या UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये दोनों एक एक्ट के अंदर होते हैं। LIC का अपना एक एक्ट है और UTI का भी अपना एक एक्ट है। एग्जाम्पल हमने इसके भी देखे थे, किसके, गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ अंडरटेकिंग वाले के। इसके क्या एग्जाम्पल थे, इसके एग्जाम्पल तो सबसे पहले हमने देखे थे वो तो सिंपल ही थे। एक तो हो गया रेल, दूसरा पोस्ट। दो एग्जाम्पल हमने देख लिए थे। अब आगे चलते हैं हमारे चैप्टर में। तो पहला पॉइंट तो हमने पूरी तरह से कर लिया, तो अभी एग्ज़ाम में आ गया तो 100% मार्क्स हमारे। अब अगला टॉपिक है फ्रेमवर्क फॉर गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट कैसे करना है, उस फ्रेमवर्क में वो सबसे पहले बताने वाला हमको गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। ठीक है, अब क्या होती है गवर्नमेंट कंपनी, ऐसे तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 45। अब इसको क्लॉज क्यों बोला मैंने, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है अगर सेक्शन 2 होता है ना तो उसके अंदर जो होता है हम उसको क्लॉज बोलते हैं, ना कि सब सेक्शन। ठीक है, इसलिए मैंने इसमें वर्ड क्या यूज़ किया है, क्लॉज। दो तरीके से डिफाइन करते हैं हम गवर्नमेंट कंपनी को। पहला 51% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल किसके पास हो, या तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास हो। अब स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स क्या वर्ड यूज़ किया है, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स। तो मेंट्स मतलब हो सकता है MP, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ मिल के किसी कंपनी को ओन करते हैं, तो 2 स्टेट्स 3 स्टेट्स भी हो सकती हैं। और तीसरा कुछ सेंटर का हिस्सा, कुछ स्टेट का हिस्सा। और अब आता है उसमें एक सेकंड पॉइंट जो हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी जो है उसको भी गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा। ठीक है, तो अब हमने देख लिया क्या होता है गवर्नमेंट कंपनी, कहाँ से होता है। सेक्शन नंबर 2 का 45 में आता है गवर्नमेंट कंपनी के बारे में, जिसमें 51% या उससे ऊपर की पेड अप शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो या तो स्टेट गवर्नमेंट के पास हो या तो सेंट्रल और स्टेट मिल के हो। और इसमें हम भूलने वाली बात है कि इसमें सब्सिडरी भी आती है। ठीक है, अब ये जो गवर्नमेंट कंपनीज है ना, इनका ऑडिट कौन करता है, तो इनका ऑडिट करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको हम C&AG कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, C&AG। अच्छा, ये इतने बड़े ऑडिट कर रहा है ना, तो देखो इसका नाम क्या दिया है, इज परफॉर्म बाय इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। ऐसे अथॉरिटी जो कि इंडिपेंडेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बनाई गई है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, C&AG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, तो ये खुद नहीं करता है, ये क्या करता है, थ्रू, किसके थ्रू करवाता है ये ऑडिट, थ्रू इंडियन अकाउंट्स एंड इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। किसके थ्रू कराता है, इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट। तो मेरा ऑडिट करता कौन है, CAG। ठीक, अच्छा ये किससे करवाता है, IAAD यानी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ठीक, ओके। अब आगे चलते हुए चैप्टर हमको बताता है कि कुछ रोल हमको बताए गए हैं। किसके रोल बताए गए हैं, C&AG के। किसके रोल बताए हैं, C और AG के कुछ रोल्स के बारे में हमसे बात की गई है।
और वो रोल्स हैं आर्टिकल नंबर 148 टू 151। अब ये आर्टिकल्स हैं, तो आर्टिकल्स है मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, ये कोई एक्ट के अंदर नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स। कौन से आर्टिकल है? पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 148, ठीक है। क्या बोलता है 148? तो 148 बोलता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ सीएजी। तो अब अपॉइंटमेंट कौन करता है सीएजी की? ऑफ कोर्स इतना बड़ा आदमी है तो उसको सबसे बड़ा आदमी करेगा, प्रेसिडेंट। ये पहली चीज़ हो गई कि उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, स्पेशल प्रोसीजर। अच्छा, तो किस चीज़ के स्पेशल प्रोसीजर? तो स्पेशल प्रोसीजर है किस चीज़ के, रिमूवल के। अच्छा, अपॉइंटमेंट में तो ऐसा वर्ड यूज़ नहीं होता कि स्पेशल प्रोसीजर, तो यहाँ क्यों हुआ है? यहाँ इसलिए हुआ है क्योंकि जो इसका रिमूवल होगा ना वो ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन, यानी प्रूवन ग्राउंड्स। किन दो चीज़ों के हों, मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी। कौन से दो ग्राउंड्स हैं? मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। फिर से, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। इसलिए वर्ड क्या यूज़ हुआ है, स्पेशल, क्योंकि केवल इन्हीं केसेस में उनको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, किसको? सीएजी साहब को। अब पहले हमने देख लिया कि अपॉइंट कैसे करेंगे, फिर हमने देख लिया कि उसको रिमूव कैसे करेंगे। अब वो आ गए तो उनको कुछ देना पड़ेगा, तो हम क्या देंगे उन्हें, सैलरी। तो अगला पॉइंट इसी के बारे में लिख रहे, सैलरी और अदर कंडीशन ऑफ सर्विस, ठीक है। अच्छा, पहला अपॉइंटमेंट किसने किया, प्रेसिडेंट ने, लेकिन उसकी सैलरी वगैरह कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट, ठीक है। कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट। कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 148 हमने देख लिया, आर्टिकल नंबर 148 हमने देख लिया। केवल 3 बातों के बारे में ही ये बात करता है, ठीक है। पहली, उसका अपॉइंटमेंट, दूसरा इसका रिमूवल, किसका, सीएजी का, और तीसरा उनकी सैलरी और सर्विस की टर्म्स, ठीक। अब आर्टिकल नंबर 149। तो आर्टिकल 149 किस बारे में है, उसको क्या क्या ड्यूटीज़ और उसकी क्या क्या पावर्स है, किसकी, सीएनएजी की। तो इसमें क्या लिखा है, परफॉर्म सच ड्यूटीज़ एंड एक्सरसाइज सच पावर्स। वो ड्यूटी करे और वो पावर करे इन रिलेशन टू, किसके रिलेशन में, अकाउंट्स। अब किसके, कोई बिजनेस के तो नहीं, तो यूनियन एंड स्टेट, यूनियन और स्टेट के अकाउंट के संबंधित जो भी उसकी ड्यूटी और पावर है, ठीक है। और यदि कोई और बॉडी की भी पावर्स वो देख सकता है, और ये प्रिस्क्राइब कौन करेगा, पार्लियामेंट। अपॉइंटमेंट बस किया प्रेसिडेंट ने, अब मैक्सिमम चीज़ें कौन कर रहा है, पार्लियामेंट। और इन्हीं की पावर्स वगैरह के बारे में सीएजी एक्ट 1971 ज़्यादा विस्तार में बात करता है, ठीक। तो आर्टिकल 159 हो गया है। अब हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 150 में, जो कि बोलता है, देखो अभी अपॉइंट हो गया है ना, अभी अपना मेन काम करेगा। तो इसका मेन काम क्या है, ये बोलता है कि ये एडवाइस दे देगा, किसको, ऑन द एडवाइस ऑफ सीएजी। अब ये एडवाइस किसको दे रहा है, देखो ये एडवाइस दे रहा है प्रेसिडेंट को। किसको एडवाइस दे रहा है, प्रेसिडेंट को। किस बारे में एडवाइस देगा, ये एडवाइस दे रहा है किस फॉर्म में, सच फॉर्म, किस फॉर्म में हमको अकाउंट्स बनाने हैं, किसके, स्टेट के और यूनियन के, यूनियन यानी सेंटर या यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 150। सबसे पहले हमने देखा अपॉइंटमेंट, रिमूवल और सैलरी। दूसरे इसमें हमने ड्यूटीज एंड पावर्स देख लिए। तीसरे इसमें देख लिए कि उसका काम क्या है, तो उसका काम है एडवाइस करना। एडवाइस भी किसी छोटे मोटे आदमी को नहीं करेगा, उस सीधे एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को। और किस बारे में, कि किस फॉर्म में अकाउंट्स और यूनियन में अकाउंट्स मेंटेन करना है हमको, यूनियन के और स्टेट के। अब आता है आर्टिकल नंबर 151। आर्टिकल नंबर 151 क्या बताता है, ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ द सीएजी। अच्छा, ऑडिट काम ही है सीएजी का, तो जो भी ऑडिट रिपोर्ट बनाई है उसने
अकाउंट्स ऑफ सेंटर और स्टेट, सेंटर और स्टेट के अकाउंट के बारे में जो भी उसने रिपोर्ट बनाई है वो उसको सबमिट करना है। अच्छा, अब ध्यान से देखना, ठीक है, छोटी सी चीज़ है लेकिन गलत हो सकती है। तो क्या किसको किसको सबमिट करेगा वो अकाउंट्स? वो 2 लोगों को सबमिट करेगा अकाउंट। पहला प्रेसिडेंट को कर सकता है, फिर से देखते हैं, कलर थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, किसको किसको कर सकता है? 2 लोगों को करेगा वो। पहला प्रेसिडेंट, दूसरा गवर्नर ऑफ द स्टेट। अब हमने गवर्नमेंट कंपनी में पढ़ा था कि गवर्नमेंट कंपनी में तो वो भी आती है जिसमें स्टेट का हिस्सेदारी हो। तो अब किसी स्टेट की किसी कंपनी के बारे में प्रेसिडेंट जान के क्या करेगा, अनलेस उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो या कोई मिसकंडक्ट हुआ। तो स्टेट गवर्नमेंट के ऑडिट की जो रिपोर्ट है वो किसको देगा? गवर्नर ऑफ द स्टेट को। इसलिए वो 2 लोगों को अपनी रिपोर्ट देगा, एक प्रेसिडेंट को देगा और दूसरी देगा गवर्नर ऑफ द स्टेट को। तो सेंट्रल वाली चीज़ें देगा किसको? प्रेसिडेंट को, और स्टेट वाली चीज़ें किसको देगा? गवर्नर को। ठीक, और ये लोग रिपोर्ट लेके क्या करेंगे? अपने अपने जो सेंट्रल वाला है वो कहाँ ले जाएगा रिपोर्ट को? पार्लियामेंट में। सेंट्रल की रिपोर्ट पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज में स्टेट की रिपोर्ट। ठीक, तो यहाँ तक इतना ही बोला। अब अभी ये CAG की बात में थोड़ी सी और बातें रही है कि उसका टेन्योर कितना होता है। तो उसका टेन्योर हमको बताया गया है 6 ईयर्स और अप टू एज ऑफ 65 ईयर्स। तो 6 साल से 65 साल की उम्र तक CAG का टर्म होता है होल्ड करने का ऑफिस को। फिर ही कैन रिज़ाइन एट एनी टाइम। अच्छा, थ्रू अ रेजिग्नेशन लेटर। अब आप बताओ ये रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा? किसको देगा? किसको देगा? हाँ, ऑफ कोर्स किसको देगा? प्रेसिडेंट को, क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम तो प्रेसिडेंट के साथ ही डील कर रहा है। जब उसको अपॉइंट जिसने किया है उसी को अपना रेजिग्नेशन देगा, तो किसको देगा? प्रेसिडेंट को। और दूसरी भी ड्यूटीज़ असाइन की गई है जो कि CAG को फॉलो करनी है, जो कि हमारे पार्ट ऑफ द सिलेबस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ये हमारा अगला टॉपिक है। टॉपिक तो है ये अगला, लेकिन एक्चुअली में ना इसको बाद में बहुत अच्छे से हम डील करेंगे। अभी तो ये छोटा सा पैराग्राफ है, यहाँ खुद ही लिख रहा है कि इसको बाद में डील किया गया है। अभी बस हम ये देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑडिट को ना कमर्शियल ऑडिट कहा गया है इस चैप्टर में। देखो ब्रैकेट में लिखा ना कमर्शियल ऑडिट, तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑडिट मतलब कमर्शियल ऑडिट। देयर इज़ अ स्पेशल अरेंजमेंट, ठीक है, क्या लिखा है? देयर इज़ अ स्पेशल अरेंजमेंट फॉर ऑडिट ऑफ कंपनीज वेयर द इक्विटी पार्टीशन बाय गवर्नमेंट इज़ 50% और मोर। बस वही गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिट की बात करें। अभी इसमें बहुत सारी बातें करेगा, जैसे सप्लीमेंट्री ऑडिट, ठीक है, टेस्ट ऑडिट, बाकी ये सब चीज़ें हम डिटेल में आगे देखने वाले। तो हम अभी इस पैराग्राफ को छोड़ देते हैं। अब आता है ऑडिट बोर्ड। अब ऑडिट बोर्ड क्या होता है वो हम इसमें देखेंगे कि ऑडिट बोर्ड क्या होता है। तो देखो, सेटअप इन कमर्शियल ऑडिट, यानी कमर्शियल ऑडिट के दौरान इसको सेटअप किया जाता है। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें बोल रहा है, तो क्या होता है? इट इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ ऑडिट कंडक्टेड, ठीक, इट इज़ द यूनिक फीचर ऑफ ऑडिट कंडक्टेड बाय इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है। इंडियन अकाउंट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट किसके अंडर में काम करता है? CAG के, हमने अभी देखे थे, ठीक। अब इसकी बात ना हम सीधे याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें तो एग्जाम में वो लिख के आना है जैसे नंबर मिले। तो अब इसमें ना इसको याद कैसे करेंगे? ये वाला जो भी पैरा आने वाला है ना, ये क्या करेगा? ऑडिट बोर्ड के बारे में पहले बड़ी बड़ी बातें करेगा, ठीक है, 3 बड़ी बातें करेगा और फिर अपने आप को एक छोटा आदमी बताते हुए ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो 3 बड़ी बातें क्या कहता है, चलो देखते हैं। इसी में उसके फीचर्स भी कवर हो जाएंगे तो हमें सब समझ आ जाएगा। तो ऑडिट बोर्ड का सबसे पहला काम क्या है? इट कंडक्ट्स कॉम्प्रीहेंसिव ऑडिट अप्रेजल्स। क्या करता है? कॉम्प्रीहेंसिव ऑडिट करता है, ठीक।
किसके बारे में? वर्किंग ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ठीक है, जो कि अलग अलग सेक्टर्स में काम करती है हमारे इकोनॉमी में, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ? इट परफॉर्म्स, पहली चीज़ हमने क्या देखे? पहली चीज़ हमने देखे कि वो क्या करता है? कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल फंक्शन, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल, ठीक। वर्किंग ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल करता है। तो पहली बड़ी बात क्या हो गई? कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल। अब दूसरी क्या उसका फंक्शन होता है? तो देखो दूसरे में देखो कितनी बड़ी बात कहेगा। दूसरे में वो क्या कह रहा है? दीज ऑडिट बोर्ड्स एसोसिएट विद दैम, किसको एसोसिएट करते हैं, यानी अपने साथ लेते हैं? एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट किस चीज़ में? जो अलग अलग डिसिप्लिन्स में एक्सपर्ट हैं, उसके अप्रेजल फंक्शन, अप्रेजल है ना, आप ऑडिट ही मान लो, ठीक है। तो उस अप्रेजल फंक्शन में जो अलग अलग लोग एक्सपर्ट होते हैं डिसिप्लिन के, उनको वो लेता है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करता है? दे डिस्कस देयर फाइंडिंग, मतलब अब जो उसकी फाइंडिंग्स हैं, किसकी? एक्सपर्ट्स की। तो क्या करता है वो? डिस्कस देयर फाइंडिंग्स, ठीक। डिस्कस देयर फाइंडिंग, और डिस्कशन किसी ऐसे वैसे के साथ नहीं करता, ठीक है। डिस्कशन और उससे जो कंक्लूजन है वो, और वो किसके साथ करता है? ऐसे वैसे के साथ नहीं करता है, वो किसके साथ करता है? मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज, ठीक है। ये भी छोटी बात है, बड़ी बात ये है, एंड देयर कंट्रोलिंग मिनिस्ट्रीज, ठीक है। तो दो किससे किससे बात करता है वो? मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज से बात करता है, और कंट्रोलिंग मिनिस्ट्रीज से भी बात करता है, ठीक। और डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट से भी बात करता है, और पता करता है कि उनके व्यू पॉइंट्स क्या है बिफोर फाइनलाइजेशन, ठीक है। इतने सारे बड़े बड़े लोगों से बात करता है। तो हमने पहली चीज़ क्या देखे थे कि वो कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट करता है। दूसरी चीज़ हम ये देख रहे हैं कि वो बड़े बड़े लोगों से बात करता है। तो बड़े बड़े लोगों में कौन आता है? सबसे पहले तो मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज, ठीक है, मिनिस्ट्रीज, और यहाँ भी उसका मन नहीं भरता है तो वो और किससे बात कर लेता है? सॉरी, इसमें एक चीज़ है कि वो मिनिस्ट्रीज से बात करता है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट के अंदर आती है, उनसे, ठीक है, जिससे वो उनका फाइनल व्यू पॉइंट ले सके। तो ये दो बड़ी बातें हो गई, मैंने बताया तीन बड़ी बातें। अब तीसरी बड़ी बात क्या है? द रिजल्ट ऑफ सच। अब देखो इतना सारा उसने मेहनत किया है, तो जो इसके रिजल्ट आते हैं ना इस कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल के, तो उसको कौन इनकॉर्पोरेट करता है? CAG, ठीक है, आर इनकॉर्पोरेटेड बाय CAG। और कहाँ इनकॉर्पोरेट करता है वो? अपनी रिपोर्ट में, ठीक है। हाँ, तो सोचो ये इतना बड़ा आदमी है कि पहले बार कितना बड़ा आदमी है ये, इंडियन अकाउंट्स सॉरी ऑडिट बोर्ड। पहली बात, बड़ी बड़ी काम करता है, क्या करता है? कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट करता है। और कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट किस चीज़ का करता है? वर्किंग ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। किसका? वर्किंग ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जो अलग अलग सेक्टर में काम करती है। और ये ऑडिट बोर्ड किसको एसोसिएट करता है? एक्सपर्ट, जो कि अलग अलग डिसिप्लिन में है, ठीक है। और उनके साथ डिस्कस करता है उनकी फाइंडिंग्स और कंक्लूजन, ठीक है। क्या क्या डिस्कस करता है? उनकी फाइंडिंग और कंक्लूजन। किसके साथ डिस्कस करता है? एंटरप्राइज के मैनेजमेंट के साथ, और जो मिनिस्ट्रीज उन डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करती है उनके साथ, और उनका व्यू पॉइंट लेता है फाइनलाइजेशन के पहले। और इसको करने से जो मिलता है वो क्या होता है? इनकॉर्पोरेटेड बाय द CAG इन हिज रिपोर्ट, ठीक है। यानी कि इसकी जो भी फाइंडिंग्स हैं, ठीक है, तो उसको CAG क्या करता है? इनकॉर्पोरेट करता है अपनी रिपोर्ट में, ठीक है। अच्छा, अब इसने तीन बड़ी बातें तो कहती, ठीक है।
क्या कहा इसने, 3 बड़ी बातें। अब लास्ट में ये कहेगा एक छोटी बात। हमने 2 बड़ी बातें तो देख ली थी, 3 बड़ी बातें देख ली थी। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, जो एक छोटी बात कहता है वो अपने बारे में। तो अपने बारे में क्या छोटी बात कहता है, द ऑडिट बोर्ड हैज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी, और वो वर्क करता है किसके अंडर, सुपरविज़न और कंट्रोल। किसका सुपरविज़न और कंट्रोल का, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल के। तो हमारा ASB जो है वो 4 बातें कहता है, 3 बड़ी और 1 छोटी। तो 3 बड़ी बात क्या है, पहली बड़ी बात यह है कि वो करता है क्या, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, ठीक है। दूसरी चीज़, वो इसकी फाइंडिंग्स किसके साथ डिस्कस करता है, मिनिस्ट्रीज़ के साथ। तीसरी बड़ी चीज़ क्या करता है वो, कि इसकी जो फाइंडिंग्स होती हैं वो रिपोर्ट का पार्ट बनती है किसके, CAG के। और आखिर में ये अपने बारे में ऐसा बोलता है कि भैया मैं कोई अलग नहीं हूँ। जैसे हनुमान जी कहते हैं कि वो राम जी के दूत हैं, उसी तरह से ये कहता है कि मैं कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं हूँ, और मैं वर्क करता हूँ किसके अंडर में, सुपरविज़न और कंट्रोल, जो कि है हमारे भगवान कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का, ठीक है। अब ये इतनी सारी जो रिपोर्ट हैं, इतने सारे जो कंपनीज एंटिटीज़ हैं, इनकी सब रिपोर्ट अगर पार्लियामेंट में जाएगी तो ये तो बड़ा टीडियस टास्क हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया, 3 तरह की कमेटी बनाई गई। कौन सी कमेटी बनाई गई, 3 तरह की कमेटी बनाई गई, जिसमें से पहली कमेटी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टीमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर, पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक। 3 कमेटी, कौन सी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टीमेट कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग के लिए जो कमेटी है उसका नाम है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है। टू विच दीज ऑडिट रिपोर्ट्स एंड एनुअल अकाउंट्स, ये जो ऑडिट रिपोर्ट्स और एनुअल अकाउंट है ना, ये डायरेक्टली इन्हीं के पास जाते हैं। तो मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ डायरेक्टली, क्योंकि देखो यहाँ क्या वर्ड यूज़ हुआ है, ऑटोमेटिकली, ठीक। स्टैंड रिफर्ड, यानी ये जितने हमारे अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स हैं ना, वो सब ऑटोमेटिकली इनको ही रिफ़र होते हैं। अच्छा, अब देखते हैं हम इन एक करके इनके फंक्शन देखेंगे। सबसे पहले क्या है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक। इसकी ड्यूटी क्या है, सेटिस्फाई करना किसको, अपने आप को। तो अपने आप को क्या सेटिस्फाई करेगा, पहला पॉइंट, दैट मनी वर डिस्ट्रीब्यूटेड लीगली ऑन द सर्विस और पर्पस टू विच दे वर अप्लाइड, यानी कि जो हमने मनी को डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, जो भी हमने मनी को डिस्ट्रीब्यूट किया है वो उसी पर्पस या उसी सर्विस के लिए यूज़ हुआ है जिसके लिए वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, ठीक। मतलब मनी जो कि हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, लीगल, ठीक है। और उन्हीं सर्विस और पर्पस के लिए हुआ है जो कि अप्लाइड थी, यानी कि दैट मनीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड लीगली ऑन द सर्विस और पर्पस टू विच दे वर अप्लाइड, ठीक। जिस भी सर्विस और पर्पस के लिए वो अप्लाई हुए थे वो लीगल था और ये डिस्ट्रीब्यूशन भी लीगल था। फिर जो एक्सपेंडिचर हुआ है ना वो ऑथोराइज्ड है, एक्सपेंडिचर हुआ है वो ऑथोराइज्ड है, एक्सपेंडिचर हुआ है वो कैसा है, ऑथोराइज्ड है। और तीसरा पॉइंट, रीअप्रोप्रिएशन हैज़ बीन इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस मेड, ठीक है। रीअप्रोप्रिएशन किस हिसाब से, प्रोविज़न के हिसाब से। तो क्या 3 पॉइंट थे, सबसे पहले जो मनी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो लीगली है और उन्हीं पर्पस के लिए अप्लाई हुआ है जिसके लिए होना था। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर जो है ना वो ऑथोराइज है, एक्सपेंडिचर कैसा है, ऑथोराइज, एक्सपेंडिचर कैसा है, ऑथोराइज। और तीसरा क्या है, जो उसका रीअप्रोप्रिएशन है वो किसके हिसाब से हुआ है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस मेड, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स, ठीक। ये 3 चीज़ों से उसको सेटिस्फाई करना है खुद को। अब पहली चीज़ तो है उसको सेटिस्फाई करना, और उसकी ड्यूटी क्या है। तो हमने पहले जो 3 चीज़ें देख ली कि पहली 3 ड्यूटी उसको सेटिस्फाई करने की थी, और एक ड्यूटी है, तो हम मान लें कि इसमें 4 ड्यूटी है। तो चौथी ड्यूटी क्या है, एग्ज़ामिन करना, क्या, अकाउंट्स और अकाउंट्स को, किसके,
ऑटोनॉमस और सेमी ऑटोनॉमस बॉडी जिनका ऑडिट किसने किया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने किया है। ऐसी एंटिटीज़ जिसका ऑडिट किसने किया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने किया है। किसके डायरेक्शन के अंदर, प्रेसिडेंट या फिर स्टैट्यूट के अंदर, उसको क्या करना है हमको, एग्जामिन। तो हमारे पास कितने पॉइंट आ गए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, 4 पॉइंट। पहला, मनी उसी पर्पस के, मनी डिस्ट्रीब्यूट लीगली हुआ है उसी पर्पस और सर्विस के लिए जिसके लिए वो यूज़ होना था। उसके बाद जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो ऑथोराइज्ड है। और तीसरी चीज़ ये है कि जो रीअप्रोप्रिएशन हुआ है वो अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस मेड हुआ है। और चौथा, जिसकी एक अलग से ड्यूटी दी गई, तो वो ड्यूटी क्या है, उसको एग्जामिन करना है, क्या, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। किसके अकाउंट्स, ऑटोनॉमस और सेमी ऑटोनॉमस बॉडी के, जिसका ऑडिट किसने किया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और ये ऑडिट किसके डायरेक्शंस में हुआ है, अंडर द डायरेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और स्टैट्यूट ऑफ पार्लियामेंट। तो पहली कमेटी ये हो गई। अच्छा, 3 कमेटी कौन सी थी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टीमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। अब दूसरी कमेटी है एस्टीमेट कमेटी। अब ये थोड़ी डिफिकल्ट है, इसको याद करना। तो देखो इसके बारे में क्या लिखा है, द कमिटी एग्जामिन्स, क्या करती है, एग्जामिन करती है। द कमिटी एग्जामिन्स, क्या भाई, एस्टीमेट कमेटी तो एस्टीमेट को एग्जामिन करेगी विथ अ व्यू, किस नज़रिए से वो उसको एग्जामिन करती है, तो वो इस नज़रिए से एग्जामिन करती है कि उसको पता चल जाए कि क्या इकोनॉमीज, इम्प्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, एफिशिएंसी और एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स हम ला सकते हैं। क्या क्या ला सकते हैं, क्या हम खर्चे को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिवली कौन से रिफॉर्म्स हम ला सकते हैं। लेकिन ये जो भी चीज़ें लाएंगे ना, ये कैसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंट विद द पॉलिसी। ये जो भी हम इम्प्रूवमेंट वगैरह ला रहे हैं, ये कैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंट विद द पॉलिसी, जिस हिसाब से एस्टीमेट बने थे, अंडरलाइंग द एस्टीमेट। ठीक, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन, अल्टरनेटिव पॉलिसी सुझाव दे सकता है वो। दूसरा फंक्शन, अल्टरनेटिव पॉलिसी का सजेशन दे सकता है। तीसरा फंक्शन क्या है, क्या जो मनी है वो लेड आउट विद इन लिमिट्स है या नहीं, मतलब जो भी खर्चा हुआ है वो लिमिट्स के अंदर हुआ है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, वो सजेस्ट करता है क्या, फॉर्म इन विच एस्टीमेट शैल बी प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट को जो भी हम एस्टीमेट देने वाले हैं, ठीक है, यानी बजट अगर हम पेश करने वाले हैं, तो वो किस हिसाब से हम उसको प्रेजेंट करें, यानी पहले क्या चीज़ आएगी, बाद क्या चीज़ आएगी। तो कुल मिला के एस्टीमेट कमेटी क्या करती है, एग्जामिन करती है। किस चीज़ को एग्जामिन करेगी, स्टेटमेंट को। उसका नाम ही एस्टीमेट कमेटी, तो वो एग्जामिन करेगी स्टेटमेंट को। किस नज़रिए से, तो इस नज़रिए से कि क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, किन किन चीज़ों में, इकोनॉमी में, किस में हो सकता है इम्प्रूवमेंट, इकोनॉमी में, ऑर्गेनाइजेशन में, एफिशिएंसी अच्छी कर सकते हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन को कंसिस्टेंट कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें किसके अंदर होनी चाहिए, कंसिस्टेंट विद द पॉलिसी। हर चीज़ पॉलिसी के कंसिस्टेंट होनी चाहिए। जिस पॉलिसी के अंतर्गत एस्टीमेट्स बने हैं, हर चीज़ कैसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंट विद द पॉलिसी जिसके अंदर ये एस्टीमेट बने हैं। नेक्स्ट, सजेस्ट एन अल्टरनेटिव पॉलिसी, मतलब वो दूसरी अल्टरनेटिव पॉलिसी बता सकती है। तीसरा, क्या मनी जो हमने खर्च किया है वो विद इन लिमिट्स है या नहीं। ठीक है, और अब आता है चौथा, सजेस्ट द फॉर्म, किस फॉर्म में हम उस एस्टीमेट को प्रेजेंट कर सकते हैं, कहाँ, पार्लियामेंट में। फिर द कमिटी डज नॉट कमेंट अपॉन पॉलिसी अप्रूव बाय द पार्लियामेंट। इसके पास इतनी पावर नहीं है कि ये कमेंट कर दे। किसके ऊपर कमेंट कर दे, किसके ऊपर कमेंट करे, पॉलिसी अप्रूव बाय द पार्लियामेंट, यानी पॉलिसी के ऊपर कमेंट नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, वो एक चीज़ देख सकती है कि वहाँ कहीं कोई एविडेंस है क्या, किस चीज़ का एविडेंस, कि जो पर्टिकुलर पॉलिसी है वो रिजल्ट नहीं दे रही, यानी नॉट लीडिंग टू डिज़ायर्ड रिजल्ट। क्या कर रही है, नॉट लीडिंग टू डिज़ायर्ड रिजल्ट, या फिर उसके कारण कोई वेस्ट हो रहा है। ये 2 चीज़ें उसको देख लेनी है ना। और ये चीज़ों को कमिटी को नोटिस में ले आना है हाउस के। ठीक, हाउस यानी पार्लियामेंट। आगे बढ़ते हैं, पहली कमेटी देख ली, दूसरी कमेटी देख ली। पहली कमेटी क्या थी, पब्लिक ऑडिट,
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, दूसरी एस्टीमेट कमेटी, अब तीसरी हम देखने जा रहे कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स क्या करती है? तो ये सेम फंक्शन करती है जो कि कंट्रोल करते हैं किसको? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, जैसा कि पीएसी एक्सरसाइज करती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर। तो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग वही फंक्शन सेम फाइनेंशियल कंट्रोल करती है जो कि एक पीएसी करती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर। तो अब इनके फंक्शन क्या होते हैं? सबसे पहला एग्जामिन। क्या एग्जामिन करती है ये? रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स। किसके रिपोर्ट्स एंड अकाउंट? तो पब्लिक अंडरटेकिंग के रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स, ठीक है। दूसरा फिर से एग्जामिन करती है क्या? रिपोर्ट्स ऑफ सीएजी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो दो चीज़ हो गई, पब्लिक अंडरटेकिंग के रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स और रिपोर्ट्स ऑफ सीएजी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। पब्लिक अंडरटेकिंग पे जो रिपोर्ट है किसकी? सीएजी की, उसको भी एग्जामिन कर सकती है। अब तीसरी में वो क्या बोलती है? टू एग्जामिन ऑटोनॉमी यानी पावर एंड एफिशिएंसी, यानी किस हिसाब से आप काम कर रहे हो, ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। अच्छा, वो पावर और ये सब देखने के बाद उससे क्या पता करना चाहेगी कि क्या ये मैनेज हो रही है साउंड बिजनेस प्रिंसिपल और प्रूडेंस कमर्शियल प्रैक्टिस के हिसाब से या नहीं। क्या एग्जामिन करेगी? टू एग्जामिन द ऑटोनॉमी। क्या क्या एग्जामिन करने वाली है? ऑटोनॉमी और एफिशिएंसी, ठीक है, ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। किसकी? पब्लिक अंडरटेकिंग की ऑटोनॉमी और एफिशिएंसी। अच्छा, ये चेक करके वो क्या पता कर लेगी कि ये लोग काम कर रहे हैं कि नहीं, किस हिसाब से? साउंड बिजनेस प्रिंसिपल, साउंड बिजनेस प्रिंसिपल, साउंड बिजनेस प्रिंसिपल, साउंड बिजनेस प्रिंसिपल एंड प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिस, एंड प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिस, प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हो गए हमारे। पहला पॉइंट क्या था? वो एग्जामिन कर सकती किसकी? रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स को पब्लिक अंडरटेकिंग के। फिर रिपोर्ट्स ऑफ CNAG को भी एग्जामिन कर सकती है और वह एग्जामिन करेगी ऑटोनॉमी और एफिशिएंसी किसकी? पब्लिक अंडरटेकिंग्स की। क्या देखने के लिए? कि क्या ये लोग मैनेज हो रहे हैं या नहीं, किस हिसाब से? साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स एंड प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस के हिसाब से हो रहे हैं या नहीं। फिर अगला, टू एग्जामिन सच अदर फंक्शंस। अब अदर फंक्शन को भी वो एग्जामिन करेगी जो कि वेस्ट किए हैं किसने? पीएसी और एस्टीमेट कमेटी ने, ठीक है, जो कि ऊपर कवर नहीं हुए हैं, ठीक है, जो कि ऊपर कवर नहीं हुए हैं ऐसे फंक्शन। टू एक्सरसाइज सच अदर फंक्शन जो कि किस में वेस्ट हुए हैं? पीएसी और एस्टीमेट कमेटी में। बाकी की 2 कमिटीज़ में जो फंक्शन वेस्ट हुए हैं और वो ऊपर भी कवर नहीं हुए हैं अगर वो अलॉट किए गए हैं स्पीकर के द्वारा फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये 4 चीज़ें वो करती है। क्या है 4 चीज़ें? पहली तो वो एग्जामिन करती है किसके? रिपोर्ट्स एंड अकाउंट, पब्लिक अंडरटेकिंग के रिपोर्ट्स और अकाउंट को वो एग्जामिन करती है। दूसरी है रिपोर्ट्स ऑफ सीएजी को एग्जामिन करती है। तीसरी वो ऑटोनॉमी और एफिशिएंसी को देखती है पब्लिक अंडरटेकिंग के, जिससे कि वो देख सके कि क्या ये अकॉर्डिंग टू बिजनेस साउंड बिजनेस प्रिंसिपल और प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिस रन हो रहा है या नहीं। और तीसरा अदर फंक्शन, और अदर फंक्शन ये कौन वेस्ट करता है? जो कि वेस्ट हैं ऑलरेडी पीएसी और एस्टीमेट में, लेकिन वो ऊपर कवर नहीं हुए हैं और अलॉटेड बाय द स्पीकर फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये 4 चीज़ों की बात कर दी। अब द एग्जामिनेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज बाय द कमिटीज टेक्स प्लेस टू फॉर्म कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल। ये सब करने से क्या होता है? एक कॉम्प्रिहेंसिव यानी पूरा अप्रेजल, हमको सब चीज़ पता चल जाती है। या फिर इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस, ये 2 कारणों से हो सकता है। अब हम इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये 2 कारण से होता है, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल और परफॉर्मेंस, ठीक है। और इसमें क्या होता है? थॉरो एग्जामिनेशन, और थॉरो एग्जामिनेशन होता है। और हम पॉलिसीज़ को क्या करते हैं? प्रोग्राम्स को और फाइनेंशियल वर्किंग को इवेल्युएट, ठीक। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल कमिटीज, ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल कमेटी का ये सब करने के पीछे? तो नॉट ओनली, मतलब उसको फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ, ना कि
इंडिविजुअल इरेगुलरिटी पे, मतलब सिर्फ और सिर्फ किसी एक चीज़ की इरेगुलरिटी पे ना फोकस करते हुए उसको डिफेक्ट इन द सिस्टम पता करने हैं। ठीक है, कहाँ पता करना है उसको? डिफेक्ट्स इन द सिस्टम जिसके कारण ये इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, और उसके करेक्शन के सिस्टम्स और प्रोसीजर। ठीक है, अब आगे चल के हम बात करते हैं किसके रोल की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनका क्या रोल होता है हमारे इस पूरे ऑडिट में। अब मेन तो इंसान यही है, इसका रोल भी ऑफ कोर्स मेन होगा। तो क्या लगा? ही प्लेज अ की रोल। ठीक है, क्या बोला? ही प्लेज अ की रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द फाइनेंशियल कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेशन। ही हैज़ कम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज, इसको क्या बोला जाता है? फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ द कमिटी, यानी दोस्त, उनका आध्यात्मिक चिंतन करता और उनका गाइड। ठीक है, इन कमिटीज़ का। अब ये इतनी बढ़िया लाइन लिखने के बाद हमको इसके फंक्शंस बताया गया। तो पहला फंक्शन क्या है? हिज रिपोर्ट जनरली फॉर्म बेसिस, मतलब उसकी रिपोर्ट के बेसिस पे ही कमेटी क्या करती हैं? वर्क। हिज रिपोर्ट जनरली फॉर्म, इसकी रिपोर्ट क्या करती है? जनरली फॉर्म करती है। क्या? बेसिस ऑफ कमिटीज वर्किंग, although they are not precluded from examining issues, यानी they are not precluded मतलब उन्हें रोका नहीं गया है क्या? एग्जामिन करने से किसी भी इशू को जो कि रिपोर्ट्स में नहीं है, नॉट ब्रॉट इन द रिपोर्ट्स। ठीक है, लेकिन फिर भी वो बेसिस है। तो हमने पहला पॉइंट क्या देखे इसके बारे में? हिज रिपोर्ट फॉर्म द बेसिस on which the committees work। फिर दूसरा, ही स्क्रूटिनाइजेज, यानी वह चेक करता है क्या? जो भी नोट्स जो मिनिस्ट्रीज जो होती है ना, जो भी उनको नोट देते हैं, जो भी मिनिस्ट्रीज उसको नोट्स देती है, किसको? कमिटीज़ को। तो ये थोड़ा सा काम बांटते हुए उसको स्क्रूटिनाइज कर देता है और उनकी हेल्प करता है। क्या करता है? हेल्प्स। किस बारे में? कि चेक करने में। क्या चेक करने में? करेक्टनेस ऑफ सबमिशन, मतलब जो सबमिशन हुआ है वो करेक्ट है या नहीं। और फैक्ट्स और फिगर्स को भी पता करने में हेल्प करता है, जो कि ड्राफ्ट रिपोर्ट यानी जो फाइनल रिपोर्ट के पहले बनती है उसमें इनकॉर्पोरेट होते हैं। ठीक है, तो पहला फंक्शन हम क्या बोलते हैं इसको? फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, FPG। किसका? फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, कमिटीज़ का। अब ऐसा क्यों बोला गया? तो उसके लिए पहला पॉइंट है कि उसकी जो रिपोर्ट है वो फॉर्म बेसिस करती है जिस पे कमिटीज़ वर्क करती है। ऑल्दो, हाँ, हालांकि हम मानते हैं कि हमने कमिटी को किसी ने नहीं रोका है कि वो किसी इशू को एग्जामिन करे जो रिपोर्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि भाई उसकी रिपोर्ट तो बेसिस है जिस पे उसका मेन काम होगा कमिटी का। दूसरा, वो क्या करता है? स्क्रूटिनाइज करता है। किस चीज़ को स्क्रूटिनाइज करता है? जो नोट्स उसको देती है मिनिस्ट्रीज, यानी मिनिस्ट्री अपना जो भी इनपुट देती है वो उसको स्क्रूटिनाइज करता है और वो चेक करता है क्या? करेक्टनेस। किस चीज़ की करेक्टनेस? उसके सबमिशन की। ठीक है, और फैक्ट और फिगर भी चेक कर लेता है जो कि वो ड्राफ्ट रिपोर्ट में यूज़ करेंगे। अब फाइनेंशियल कमिटी, अब ये इसमें रोल में तो नहीं दिया, मुझे इसमें समझ नहीं आया कि इसमें CAG का क्या रोल है, लेकिन ये अब लिखना तो पड़ेगा। तो क्या लिखना है? फाइनेंशियल कमिटीज़ प्रेजेंट देयर रिपोर्ट टू पार्लियामेंट। तो फाइनेंशियल कमेटी अपनी रिपोर्ट किसको देती है? पार्लियामेंट को, ये तो हमको पता है, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर को, जो हम भूल जाते हैं। तो पार्लियामेंट को भी देती है और स्टेट लेजिस्लेचर को भी देती है, और उसमें वो क्या देती है? अपने ऑब्जर्वेशन और रिकमेंडेशन। ठीक है, अब जो वेरियस डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ होते हैं किसके? गवर्नमेंट के। ठीक है, वो उनको रिक्वायर है, आर रिक्वायर्ड कि वो इन्फॉर्म करे कमिटीज़ को किस बारे में? जो उसने एक्शन लिया। ठीक है, जो उन्होंने एक्शन लिया जो कि कमेटी ने रिकमेंड किया था। ठीक है, जनरली तो ये एक्सेप्ट ही हो जाता है, यहाँ पे लिखा विच आर जनरली एक्सेप्टेड। ठीक है, मतलब नॉर्मली तो वो जो भी एक्शन लेते हैं वो एक्सेप्ट हो जाता है। और अब ये कमिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रेजेंट करे एक्शन टेकन रिपोर्ट्स टू द पार्लियामेंट। तो ये लोग को भाई किसने रिपोर्ट किया? इनको किसने सजेशन दिया?
डिपार्टमेंट्स को सजेशन दिया किसने? डिपार्टमेंट को जो भी सजेशन दिया वो किसने दिया? कमिटीज़ ने। तो डिपार्टमेंट अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट किसको देगा? ऑफ कोर्स कमिटी को देगा, ठीक है। तो डिपार्टमेंट अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट कमिटी को दे देगा, और ये कमिटी का रोल है कि वो इन रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट में पेश करते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज ऑडिट रिपोर्ट्स विच कुड नॉट बी डिस्कस्ड, हो सकता है कि कुछ ऑडिट रिपोर्ट ऐसी हों जो कि डिस्कस ना हो पाई हों, है ना। तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए रिटर्न आंसर्स ऑब्टेन किए जाएंगे, किससे? डिपार्टमेंट से या फिर मिनिस्ट्री से। और कुछ को तो इनकॉर्पोरेट भी किया जाएगा रिपोर्ट में, जो कि प्रेजेंट होगी पार्लियामेंट में, ठीक है। तो क्या बोला उसने? इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज ऑडिट रिपोर्ट्स विच कुड नॉट बी डिस्कस, मतलब वो ऑडिट रिपोर्ट जो हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं डिटेल में, उसके लिए हम रिटर्न आंसर्स मांगेंगे डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री से, ठीक है। और इवन कई बार इनको हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे रिजल्ट्स में, रिपोर्ट्स में, जो कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के सामने पेश होने वाली हैं। और इससे क्या इंश्योर होता है? दिस इंश्योर्स दैट ऑडिट रिपोर्ट्स आर नॉट टेकन लाइटली। तो इससे क्या पता चलता है हमको कि जो हमारी ऑडिट रिपोर्ट है वो लाइटली टेक नहीं की गई हैं। ऑडिट रिपोर्ट्स आर नॉट टेकन लाइटली बाय द गवर्नमेंट इवन इफ एंटायर रिपोर्ट इज नॉट deliberated अपॉन द कमिटी, ठीक है। अब चलते हैं इस चैप्टर के सबसे अल्टीमेट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की ओर, जो कि सबसे पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज ऑडिट। अच्छा, तो पब्लिक एंटरप्राइज ऑडिट का क्या स्कोप होता है? अच्छा, ऑडिट कंडक्टेड बाय सीएजी जो होता है ना, वो 3 टाइप का होता है: फाइनेंशियल, कंप्लायंस और परफॉर्मेंस। कौन सा होता है? फाइनेंशियल, कंप्लायंस, परफॉर्मेंस। अब ये सब क्या होता है हम बहुत डिटेल में आराम से पढ़ने वाले हैं। अभी बस हम इतना याद रखते हैं कि ये 3 टाइप के होते हैं: फाइनेंशियल, कंप्लायंस और परफॉर्मेंस ऑडिट। अच्छा, अब हमको इसके फीचर बताया गया। अब हमारा सबसे पहला काम क्या है? हमें नंबर किस पे मिलने वाले हैं? जो हम लिख के आएंगे उस पे। तो जो हम लिख के आएंगे ना, अब मेरी बात सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको याद रखना। पहली चीज़, अभी वो अपनी पढ़ाई करेगा, वो क्या बोलेगा? मैं क्या करता हूँ? कॉम्प्रिहेंसिव, मैं केवल और केवल कंप्लायंस और फाइनेंशियल ऑडिट नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं केवल और केवल फाइनेंस और कंप्लायंस ऑडिट नहीं करता हूँ, मैं तो प्रोप्राइटरी ऑडिट भी करता हूँ, और मैं तो प्रोप्राइटरी ऑडिट भी करता हूँ, और मैं तो कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट भी करता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो फिर किसी ने पूछा कि ऐसा करते हो तो इससे क्या मिलता है? तो उसने बोला कि ऐसा करने से हमें क्या मिलता है? तो हमें ये मिलता है कि हम हेल्प कर देते हैं। अच्छा, किसकी हेल्प कर देते हो? गवर्नमेंट की, ठीक है। किस बारे में हेल्प करते हो? ठीक है, हम गवर्नमेंट की इस बारे में हेल्प करते हैं कि हम पता कर पाएँ कि अकाउंटेबल कौन है, जिससे कि हम बेटर डिसीजन ले पाएँ, ठीक। ये सेंटेंस याद हुआ? कोई मैं आगे यहाँ पर एक आदमी पूछ रहा है कि भाई क्यों करें हम ऑडिट पब्लिक एंटरप्राइज का? तो हमने बताया कि भाई देखो, पहली बात तो ये केवल और केवल कंप्लायंस और फाइनेंशियल ऑडिट नहीं है, इसमें तो प्रोप्राइटरी ऑडिट भी आता है और कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट भी आता है। अच्छा, ऐसा करने से क्या होता है? हम गवर्नमेंट की हेल्प कर लेते हैं। और हम गवर्नमेंट की हेल्प क्यों करते हैं? हम हाईलाइट कर लेते हैं इश्यूज़ को, ठीक है। अच्छा, इशू हाईलाइट करने से क्या होता है? इशू हाईलाइट करने से ये होता है कि हम अकाउंटेबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं, और अकाउंटेबिलिटी डिसाइड करने के कारण हम डिसीजन भी ले सकते हैं। अब एक एक करके ये सब पॉइंट जानते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट क्या था? ऑडिट ऑफ पीएसयू इज़ नॉट कंस्ट्रेंट टू फाइनेंशियल एंड कंप्लायंस ऑडिट। तो नॉट कंस्ट्रेंट टू मतलब क्या हुआ? कंस्ट्रेंट मतलब रोका जाना, तो नॉट कंस्ट्रेंट मतलब ये केवल और केवल रुका नहीं है किस पे? फाइनेंशियल और कंप्लायंस ऑडिट पर, ठीक है। तो ऑडिट एंटर इन इंडिया इज़ नॉट रिस्ट्रिक्ट टू फाइनेंशियल एंड कंप्लायंस ऑडिट, ठीक है।
इट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू परफॉर्मेंस ऑडिट. कहाँ कहाँ एक्सटेंड करता है? परफॉर्मेंस ऑडिट तक एक्सटेंड करता है. अब ये सब क्या होता है? एफिशिएंसी, इकोनॉमी, ये सब हमको डिटेल में पढ़ना है. नेक्स्ट, प्रोप्राइटरी ऑडिट. पहला मैंने क्या बोला था कि मैं सिर्फ फाइनेंशियल और कंप्लायंस पे नहीं हूँ, मैं तो कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट भी करता हूँ और प्रोप्राइटरी ऑडिट भी करता हूँ. अच्छा, तो अब प्रोप्राइटरी ऑडिट में क्या आता है? अनदर एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट रिलेट्स टू क्वेश्चन ऑफ प्रोप्राइटरी. प्रोप्राइटरी यानी जो खर्चा है ये किसी के खुद के बेनिफिट के लिए तो नहीं हुआ, तो क्वेश्चन ऑफ प्रोप्राइटरी. दिस ऑडिट डायरेक्टेड टुवर्ड्स एग्जामिनेशन ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन. और किस बारे में डिसीजन? चाहे वो सेल्स हो, परचेज हो, कॉन्ट्रैक्ट एट्सेट्रा. टू सी, क्या देखने के लिए? वेदर दे हैव बीन टेकन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द अंडरटेकिंग. ठीक है, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द अंडरटेकिंग. तो अगर एक चीज़ मेरे को यहाँ पर याद रखनी है तो बस यही है कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द अंडरटेकिंग में लेने होने चाहिए और वो फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के प्रिंसिपल को कंफर्म करते हो. फिर आता है कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट. अब कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट के अंदर हमको क्या लिखना है? कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में ये लिखना है कि कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट द CAG डू नॉट रियली कवर. यानी CAG ज़रूरी नहीं कि हमेशा सब कुछ कवर करे, फिर से वही फील्ड जिसके लिए ऑलरेडी कवरेज हो चुका है. ठीक है. ही कंडक्ट्स एन अप्रेजल. वो क्या करता है? एक अप्रेजल करता है. और एन एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट. कौन सा ऑडिट करता है? एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट. कौन सा ऑडिट करता है? एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट. और वो क्या देखता है? वेदर द अंडरटेकिंग्स हैव फुलफिल्ड द ऑब्जेक्टिव फॉर विच दे हैव बीन एस्टेब्लिश. क्या जिस ऑब्जेक्टिव के लिए वो बनी थी वो उसने फुलफिल किया है या नहीं? क्या मनी, वैल्यू फॉर मनी हमको मिला है या नहीं? और क्या टारगेट अचीव हुए हैं या नहीं? इन चीज़ों के बारे में ये ऑडिट देखता है. अब वो क्या पता करता है? ही लोकेट्स द एरिया ऑफ वीकनेस. ठीक, वो क्या लोकेट करता है? एरियाज ऑफ वीकनेस, इंक्लूडिंग रिव्यू ऑफ डिसीजन टेकन बाय मैनेजमेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस. ठीक है, जो मैनेजमेंट के डिसीजन है और परफॉर्मेंस को भी वो अप्रेज कर लेता है. इसमें बहुत छोटी छोटी 2-3 बातें आई हैं कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में, उसको हम एक बार देख लेते हैं. पहली क्या चीज़ है? ऑब्जेक्टिव. दूसरा है टारगेट्स. तीसरा है वैल्यू फॉर मनी. इतनी चीज़ें हमने इसमें देखी. अब हमने तीसरा पॉइंट तो हो गया, लेकिन हमने इसके बाद क्या देखे थे कि वो हेल्प करता है गवर्नमेंट की. तो हम उसी सीक्वेंस में चलते हैं. तो हेल्प करता है गवर्नमेंट की किस बारे में? ऑडिट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी. ऑडिट क्या है? इंस्ट्रूमेंट है किस चीज़ का? अकाउंटेबिलिटी का. किस चीज़ का इंस्ट्रूमेंट है ऑडिट? अकाउंटेबिलिटी का. किस चीज़ का इंस्ट्रूमेंट है ऑडिट? अकाउंटेबिलिटी का. पर ये इक्वली इम्पॉर्टेंट पर्पस है ऑडिट का कि वो गवर्नमेंट को हेल्प करे. ठीक है, हेल्प द गवर्नमेंट एंड द एंटरप्राइज मैनेजमेंट. केवल गवर्नमेंट की नहीं, इवन वो एंटरप्राइज का जो मैनेजमेंट है उसकी भी हेल्प करे. किस चीज़ में हेल्प करे? एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस में. तो क्या पॉइंट बनेगा? हेल्प द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस. याद ही है ये 2 वर्ड्स तो हमको, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस. दिस इज़ अचीव बाय, और ये कैसे अचीव होगा? फाइनेंशियल और ऑपरेशनल डेफिशिएंसीज या फिर इनएडिक्वेसी या इनइफेक्टिवनेस ऑफ सिस्टम जो भी है, और शॉर्टफॉल इन परफॉर्मेंस है ना. तो ये क्या बोला इसने? दिस इज अचीव बाय ब्रिंगिंग आउट फाइनेंशियल और ऑपरेशनल डेफिशिएंसीज, इनएडिक्वेसीज, इनइफेक्टिवनेस ऑफ सिस्टम, इनएडिक्वेसीज और इनइफेक्टिवनेस ऑफ सिस्टम, शॉर्टफॉल्स इन परफॉर्मेंस एटसेट्रा. अगर हम इन चीज़ों को बाहर ले आएंगे तो हम एनालाइज कर सकते हैं कॉजेज ऑफ शॉर्टफॉल. काहे से शॉर्टफॉल? एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड से जो भी शॉर्टफॉल है हमारे, उनको हम एनालाइज कर सकते हैं, उनके कॉजेज को. ठीक. अब तीसरा पॉइंट, हाईलाइटिंग इश्यूज ऑफ एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन.
जो भी हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है, यानी मैंने जितना भी प्रॉफिट कमाया, अगर मैं एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हूँ तो वो किस पे निर्भर करेगा कि मैंने कैसा बनाया है ना। अगर मैं अच्छा बनाऊँगा तो ज़्यादा बेचूँगा। तो यहाँ पे क्या यूज़ किया है वर्ड, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज़ लिंक्ड विथ फिजिकल परफॉर्मेंस, ठीक। एंड इश्यूज़ ऑफ एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन, किस किस चीज़ से लिंक है वो, फिजिकल परफॉर्मेंस से और एफिशिएंट और इकोनॉमिक ऑपरेशन से। मतलब फिजिकल परफॉर्मेंस कैसी है और इकोनॉमिक और एफिशिएंट ऑपरेशन कैसे हैं, हमारे ऑपरेशन कैसे होने चाहिए, इफिशिएंट और इकोनॉमिक, और हमने रिसोर्स को कैसे मैनेज किया है, और यही चीज़ को वो हाईलाइट कर देता है। तो अब वहाँ पर क्या बोल रहा है वो, देयर इज़ एन इंक्रीजिंग एम्फेसिस ऑन ऑडिट बीइंग एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इम्प्रूवमेंट। आजकल क्या है, ऑडिट को हम यूज़ कर रहे हैं एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अच्छा, इन द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट, अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। अच्छा, ऐसा करके हमने क्या पता कर लिए थे कि हम ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेंगे डिसीजन में। तो अब ये पॉइंट एक्चुअली में क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस डिसीजंस टू बी टेकन बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। हमेशा जो भी डिसीजन है ना, वो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी जो इस पर्पस के लिए है, जिसका इतना महत्व है कि वो डिसीजन ले सके, उसी अथॉरिटी को डिसीजन लेना चाहिए। इन एग्जामिनिंग द डिसीजन ऑफ मैनेजमेंट द ऑडिटर एग्जामिन्स दैट, तो ऑडिटर को क्या एग्जामिन करना है कि ये जो डिसीजन लिए गए हैं वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा लिए गए हैं। और ये वो कैसे पता करेगा, जब वो हर एस्पेक्ट को पता कर ले, आफ्टर एग्जामिनिंग ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे, जो भी उसके पास रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, कब, जिस समय वो कर रहा है ये कंसिडरेशन में, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें उसके पास अवेलेबल होंगी, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एट द टाइम एंड, और उसको कंसिडरेशन में क्या लेना है, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू द मैनेजमेंट, और डिसीजन जो कि कंसिस्टेंट हैं, एंड डिसीजंस वर कंसिस्टेंट विथ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्राइज। इसको एक बार अच्छे से देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस डिसीजंस टू बी टेकन बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इसका क्या मतलब है, इन एग्जामिनिंग द डिसीजंस ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के डिसीजन को एग्जामिन करते समय ऑडिटर को एग्जामिन करना है क्या, कि वो लिए गए हैं किसके द्वारा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, है ना। आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ, मतलब ये पता, बट टेकन बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अच्छा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जो भी डिसीजन लिए हैं वो कब, कैसे लिए हैं, तो ये कैसे लिए होने चाहिए, हर वो उस एस्पेक्ट को एग्जामिन किया हो उन्होंने, ठीक है। और इनको कैसे एग्जामिन किया हो, जो भी उसके पास रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन रही हो, और कंसिडरेशन में क्या चीज़ को लिया हो, अल्टरनेटिव जो भी अवेलेबल थे मैनेजमेंट के पास, और जो डिसीजन है वो कंसिस्टेंट है विथ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। जो डिसीजन है वो कैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंट, किससे कंसिस्टेंट, ऑब्जेक्टिव एंड एम्स ऑफ द एंटरप्राइज। अब आखिरी पॉइंट, फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी। इन ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट गवर्नमेंट ऑडिट एनकम्पासेस टू मेन एलिमेंट। तो गवर्नमेंट ऑडिट में क्या होते हैं, टू मेन एलिमेंट्स होते हैं, क्या, फिस्कल अकाउंटेबिलिटी और मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी। कौन सी अकाउंटेबिलिटी, फिस्कल और मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी। इट इंक्लूड्स ऑडिट ऑफ एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस। फिस्कल अकाउंटेबिलिटी में क्या आता है, प्रोविज़न, फंड्स और सैंक्शन एंड कंप्लायंस एंड अथॉरिटी, क्या है, FSCP, फंड्स, सैंक्शन, कंप्लायंस और प्रोप्राइटरी, ये किस में आता है, फिस्कल अकाउंटेबिलिटी में। और मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी में क्या आता है, EEE, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ठीक। अब हम देखते हैं कि बेसिक एलिमेंट क्या होते हैं PSC ऑडिट के। तो कितने एलिमेंट्स होते हैं PSC ऑडिट में, तीन एलिमेंट्स होते हैं। और पहले एलिमेंट का नाम क्या है, 3 पार्टीज़। दूसरे एलिमेंट में फिर 3 चीज़ें आती है, सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया और सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन।
और तीसरा क्राइटेरिया क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट। और ये कितने टाइप की होती हैं, 2, अटेस्टेशन और डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। अब एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, 3 पार्टीज़। 3 पार्टीज़ क्या होती है, देखो जब भी हम ऑडिट करते हैं ना, तो वैसे कितनी पार्टीज होती है, एक होता है ऑडिटर, मतलब जो ऑडिट कर रहा है। दूसरा वो होता है जिसका ऑडिट हो रहा है, उसको हम ऑडिट ही बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में जिसका ऑडिट हो रहा है उसको क्या कहा गया है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, ठीक है। और तीसरा बंदा कौन होता है, यूज़र, जिसके लिए वो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। चलो अब इसको और डिटेल में देखते हैं। तो द 3 पार्टीज ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी एंड इंटेंडेड यूज़र। द रोल ऑफ ऑडिटर इज़ फुलफिल्ड बाय सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। अरे बाप रे, ये क्या है, अब वो बाद में देखेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जब मैं आगे पढ़ूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। द रोल ऑफ ऑडिटर इज़ फुलफिल्ड बाय, मतलब पहला जो रोल है, जैसे हम कोई नाटक करें उस हिसाब से इस पॉइंट को लिखा गया है। द रोल ऑफ ऑडिटर, रोल ऑफ ऑडिटर कौन निभाता है, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, जिसका नाम है SAI, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अच्छा, एंड बाय इट्स पर्सनल, और वो अकेला तो करेगा नहीं, बाय इट्स पर्सनल डेलीगेटेड विथ ड्यूटी ऑफ कंडक्टिंग द ऑडिट, और उसके साथ जो भी पर्सनल है जिसको उसने ड्यूटी दिया है ऑडिट करने की, वो। तो द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब CAG, और इंडियन अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। तो हम आ गए वहीं पर जहाँ से हमने शुरू किए थे। IAAD और CAG जो है, इनको ही हम टोटल मिला के बोल देते हैं SAI। तो SAI कोई बड़ी नई चीज़ नहीं है, हमने जो पढ़े थे कि भाई CAG है उसके अंडर आता है IAAD, तो यही है IAAD और CAG का जो कॉम्बिनेशन है उसको आप कह देते हो और सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट 3 चीज़ें थी। सबसे पहली थी 3 पार्टीज़, तो 3 पार्टीज़ में हमने सबसे पहले ऑडिटर को देख लिए। अब हम देख रहे हैं रिस्पॉन्सिबल पार्टी। तो रिस्पॉन्सिबल पार्टीज़ कौन होती है, द रेलिवेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर डिटरमाइंड, मतलब रेलिवेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटरमाइन कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव अरेंजमेंट। जैसा भी अरेंजमेंट है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो या लेजिस्लेटिव अरेंजमेंट है, वही तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिसाइड करेगा। जनरली ऑडिटेबल क्लाइंट, ऑडिटेबल एंटिटीज़ एंड TCWG, यानी ऑडिटेबल एंटिटीज़ एंड TCWG, मतलब दोज चार्ज विद गवर्नेंस ऑफ ऑडिटेबल एंटिटीज़, यानी कि जो ऑडिटेबल एंटिटीज़ है ना, जिसका ऑडिट हो रहा है, वही रिस्पॉन्सिबल पार्टीज़ कहलाती हैं। ये तो हमने पहले ही देख लिया था। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल पार्टीज़, ठीक है। द रिस्पॉन्सिबल पार्टीज़ में भी रिस्पॉन्सिबल, अच्छा, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, फॉर द सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन। जो हमने ऊपर पढ़े थे ना 30 चीज़ों में से दूसरी चीज़, सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया, सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया और सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन। तो इनकी क्या होती है, द रिस्पॉन्सिबल पार्टीज़ में रिस्पॉन्सिबल फॉर सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन, और रिस्पॉन्सिबल पार्टी ही किसके लिए होती है, सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और मैनेजिंग द सब्जेक्ट मैटर, मतलब सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन के लिए भी, सब्जेक्ट मैटर के लिए भी, और जो रिकमेंडेशन आया है उसको एड्रेस करने के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है। तो रिस्पॉन्सिबल पार्टी के कितने हम ऐसे बोले कि रिस्पॉन्सिबल पार्टीज की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये हो गई कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, सब्जेक्ट मैटर के लिए वो सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, मैनेज करने के लिए सब्जेक्ट मैटर को, और तीसरा, जो भी रिकमेंडेशंस आ रहे हैं उनको एड्रेस करने के लिए, ठीक है। अब तीसरा कौन है, इंटेंडेड यूजर्स आर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन या फिर उनकी कोई क्लास जिसके लिए ऑडिटर प्रिपेयर करता है ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। अब हमने पहला पॉइंट तो देख लिया है, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ PSC ऑडिट का, जिसमें 3 पार्टीज थी और तीनों हमने देख ली। अब हम देखेंगे दूसरा एलिमेंट जो कि है सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया और सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन। अब सब्जेक्ट मैटर क्या होता है सब्जेक्ट मैटर रेफर करता है इंफॉर्मेशन, कंडीशन और एक्टिविटी को। सब्जेक्ट मैटर किसको रेफर करता है, इंफॉर्मेशन, कंडीशन और एक्टिविटी। क्या, ICA, हमको उसको बहुत अच्छे से याद रखना है,
ICA, इंफॉर्मेशन, कंडीशन और एक्टिविटी, जिसको हम मेज़र करेंगे या इवेल्युएट करेंगे किसके अगेंस्ट, क्राइटेरिया के अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट सर्टेन क्राइटेरिया। हम इसको किसके विरुद्ध मेज़र करेंगे, किसी क्राइटेरिया के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, किसी क्राइटेरिया के अगेंस्ट, ठीक है, किसके अगेंस्ट मेज़र करेंगे हम इसको, अगेंस्ट अ क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया क्या होता है, तो क्राइटेरिया होता है बेंचमार्क यानी स्टैंडर्ड्स, जिसके बेसिस पे हम इवेल्युएट करेंगे सब्जेक्ट मैटर को। आखिरी सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन, तो जब हम मेज़र कर लेंगे ना किसको, सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया के खिलाफ, तो जो आउटकम आएगा उसको बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन। एक बार ना ये पिछले पॉइंट्स को ना हम फिर से चेक कर लेते हैं, एक बार फिर से एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। कौन से पॉइंट, जैसे सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, ये होती है इंफॉर्मेशन, कंडीशन या फिर एक्टिविटी, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, कंडीशन या एक्टिविटी जिसको हमें क्या करना है, मेज़र या इवेल्युएट, यानी या तो हमें इसे नापना है या तो पता करना है कि ये सही है या नहीं, यानी इवेल्युएट करना है। अच्छा, किसी भी चीज़ को आप मेज़र या इवेल्युएट करोगे तो किसी न किसी चीज़ के अगेंस्ट करोगे। जैसे मैंने बोला कि टमाटर और प्याज में, टमाटर आज के दिन महंगा है, तो मैंने कंपेयर किया किससे, प्याज से, है ना, तो प्याज जो मेरे लिए हो गया वो क्या हो गया, मेज़र, मतलब प्याज जो है वो क्राइटेरिया है, ठीक है, प्याज क्या है, जिसके अगेंस्ट मैंने टमाटर को मेज़र किया। तो सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, इंफॉर्मेशन, कंडीशन या फिर एक्टिविटी जिसको हम मेज़र करते हैं क्राइटेरिया के अगेंस्ट। अच्छा, अब ये मेज़र करने से क्या होता है, ये मेज़र करने से जो हमको रिज़ल्ट मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन, ठीक। और क्राइटेरिया तो मैंने बता ही दिया, क्राइटेरिया मतलब होता है स्टैंडर्ड्स या बेंचमार्क। जैसे मैंने बोला कि इस साल का प्रॉफिट पिछली साल के प्रॉफिट से 2 टाइम्स ज़्यादा है, तो जो पिछली साल का प्रॉफिट है वो क्राइटेरिया हो गया। तीसरा एलिमेंट देखते हैं हम PSU ऑडिट का। तीसरा एलिमेंट है, इसमें आते हैं 2 पॉइंट, अटेस्टेशन एंगेजमेंट और डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। अटेस्टेशन एंगेजमेंट क्या होता है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो इसमें क्या होता है, मेजर काम करती है रिपोर्टेबल एंटिटी, और ऑडिटर का सिर्फ इतना काम होता है कि वो आएगा, एविडेंस चेक करेगा और गैदर और अपना ओपिनियन दे देगा। तो देखो क्या लिखा है, इन अटेस्टेशन एंगेजमेंट द रिस्पॉन्सिबल पार्टी, तो रिस्पॉन्सिबल पार्टी मतलब जिसका ऑडिट हो रहा है ना, तो क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबल पार्टी जो है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी यही मेज़र करेगी क्या, सब्जेक्ट मैटर को, सब्जेक्ट मैटर को मेज़र करेगी। जब भी सब्जेक्ट मैटर को किसके खिलाफ मेज़र करते हैं, हम हमेशा अगेंस्ट क्राइटेरिया करते हैं, और वो प्रेजेंट कर देगी सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन। ऐसा करने से उसको सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन ही तो मिलेगी, भाई मैंने मेज़र किया सब्जेक्ट मैटर को किसके अगेंस्ट, क्राइटेरिया के, तो मुझे मिला क्या, सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो आधा ऑडिट तो यही हो गया। और इस बेसिस पे ऑडिटर को कलेक्ट करने हैं क्या, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जिससे कि वो रीजनेबल बेसिस पे आ सके, जिससे वो अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर सके, ठीक। ये हो गई पहली, समझ आ गया होगा। अटेस्टेशन में जो हमारी रिस्पॉन्सिबल पार्टी है वो ही मेज़र करती है किसको, सब्जेक्ट मैटर को, किसके अगेंस्ट में, क्राइटेरिया के। जैसे ही मैंने सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया के अगेंस्ट मेज़र किया तो मुझे क्या मिल गया, सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन। और इसी के बेसिस पे ऑडिटर को क्या करना है कि कलेक्ट करना है ऑडिट एविडेंस, जिससे कि वो रीजनेबल बेसिस बना सके अपने कंक्लूजन के लिए, ठीक। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। अब डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट में क्या होता है, इन डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट इट इज़ ऑडिटर होगा वो जो कि मेज़र करेगा और इवेल्युएट भी करेगा क्या, सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया के अगेंस्ट, और बाकी तो आगे का काम उसको वैसे भी करना था,
तो ये होते हैं हमारे 3 पॉइंट। तो क्या क्या है 3 पॉइंट? पहले तो 3 पार्टीज, ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी और इंटेंडेड यूज़र। ठीक। दूसरा है सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया और सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? ऐसी इन्फॉर्मेशन, कंडीशन या फिर एक्टिविटीज़ जिसको हमको मेज़र करना है, किसके अगेंस्ट मेज़र करना है या एवेल्यूएट करना है, किसके अगेंस्ट? क्राइटेरिया के अगेंस्ट। तो क्राइटेरिया क्या होता है? ये तो बेंचमार्क होता है, ये तो बेंचमार्क होता है, ये तो स्टैंडर्ड होता है। और जब हम ऐसा कर लेंगे कि सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया के अगेंस्ट हम मेज़र और एवेल्यूएट कर लेंगे तो जो मिलेगा उसको कहेंगे हम सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन। फिर टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट होती है, अटेस्टेशन एंगेजमेंट और डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। तो डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट मैटर को इवेल्यूएट करना है ना अगेंस्ट क्राइटेरिया, वो कौन करता है? अटेस्टेशन एंगेजमेंट में वो कौन करता है? एंटिटी यानी रिस्पॉन्सिबल पार्टी। और डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट में यही काम ऑडिटर करता है। बस इतना ही फ़र्क होता है दोनों एंगेजमेंट्स में। अब फाइनेंशियल ऑडिट्स आर ऑलवेज अटेस्टेशन एंगेजमेंट। फाइनेंशियल ऑडिट जो होते हैं ना वो अटेस्टेशन एंगेजमेंट होते हैं। हाँ ऑफकोर्स हमारा नॉर्मल ऑडिट तो ऐसे होता है, हम थोड़ी अकाउंटिंग करते हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस और कंप्लायंस ऑडिट होता है ना वो डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट होता है। ठीक। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं जो कि है ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स अंडर सेक्शन 139(5) एंड 139(7) जो कि हमको रीड करना है अलॉन्ग विथ सेक्शन नंबर 143(5). स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। कौन सा ऑडिटर? स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी को अपॉइंट या रीअपॉइंट कौन करता है? CAG। देयर इज थस अ डिपार्चर। क्या है डिपार्चर? है मतलब कुछ अलग है। किससे? जो कि एक नॉर्मल प्रैक्टिस है जो कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जहाँ की अपॉइंटमेंट या फिर रीअपॉइंटमेंट किसके द्वारा होती है, चाहे रेम्यूनरेशन भी हो, अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट और रेम्यूनरेशन ये कहाँ से होता है? डिसाइडेड बाय द मेंबर्स। अच्छा, मेंबर कहाँ डिसाइड करते होंगे? ऑफ कोर्स एनुअल जनरल मीटिंग में। तो ये चीज़ें कहाँ डिसाइड होती हैं? एनुअल जनरल मीटिंग में बाय मेंबर्स। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। लेकिन इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज डन बाय CAG। अपॉइंटमेंट तो कौन करेगा? CAG। लेकिन किंतु परंतु जो रेम्यूनरेशन है, रेम्यूनरेशन इज लेफ्ट ओवर टू इंडिविजुअल कंपनीज। ये रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा? कंपनीज। लेकिन वो ऐसे कुछ भी नहीं डिसाइड कर सकती हैं, कुछ गाइडलाइंस के मद्देनज़र ही उनको ये डिसाइड करना। और ये गाइडलाइंस कौन देगा? CAG। अब द CAG में डायरेक्ट द अपॉइंटेड ऑडिटर। अब जिसको CAG ने अपॉइंट किया है ऑफकोर्स उसको डायरेक्शन दे सकता है, भाई उसी ने तो अपॉइंट किया है। तो CAG में डायरेक्ट द अपॉइंटेड ऑडिटर ऑन द मैटर इन विच द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। वो बता सकता है कि किस मैनर में उसको ऑडिट करना है अकाउंट्स का। और जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है एंड द ऑडिटर सो अपॉइंटेड हैज़ टू सबमिट। अब उसको कॉपी भी सबमिट करनी पड़ेगी, तो वो कॉपी किसको सबमिट करेगा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को। ठीक। द रिपोर्ट अमॉन्ग अदर थिंग्स। तो ये जो उसने ऑडिट करने के लिए उसको बोला ना, तो इन चीज़ों में कुछ चीज़ें और भी शुमार होंगी, यानी कुछ और चीज़ें भी उसमें इंक्लूड होंगी। कौन सी? डायरेक्शन, जो उसने डायरेक्शन दिया था, किसने? CAG ने। ठीक है। दूसरा, उस डायरेक्शन पे जो एक्शन लिया है वो, और उस एक्शन का इम्पैक्ट क्या है अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी पर। ठीक है। इम्पैक्ट ऑन द अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्या क्या 3 चीज़ें देगा वो साथ में? सबसे पहला, रिपोर्ट अमॉन्ग अदर थिंग्स इंक्लूड। क्या क्या चीज़ इंक्लूड करेगा? सबसे पहले तो डायरेक्शन, अगर कुछ दिया है CAG ने। नेक्स्ट, एक्शन उस पर क्या लिया गया। और तीसरा, इम्पैक्ट ऑन द अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ उसके अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, किसके? कंपनी के। द रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143(5) इज एन एडिशनल रिपोर्ट इशूड बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर। 143 के दूसरे क्लॉज के अलावा की ये रिपोर्ट है 143(5) के अंडर। अच्छा, सप्लीमेंट्री ऑडिट अंडर 149(6)(a).
143(6)(a ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल 60 दिन में, जैसे ही उसके पास रिपोर्ट आ गई ना, कौन सी, ये ऊपर वाली, जैसे ही उसके पास ये रिपोर्ट आ गई फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, तो अब उसके पास क्या राइट है, वो कंडक्ट कर सकता है सप्लीमेंट्री ऑडिट। ठीक है, और वो ऑडिट किसके द्वारा करेगा, बाय सच पर्सन और पर्सन एज में बी ऑथराइज्ड, वो जिसको ऑथोराइज करेगा उनसे वो ऑडिट करा सकता है। और इस पर्पस के लिए वो इन्फॉर्मेशन या फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्या इन्फॉर्मेशन या फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये रिक्वायर कर सकता है। और ये इन्फॉर्मेशन किसको देनी है, पर्सन और अदर पर्सन जिसको उसने ऑथोराइज किया है, ऑन सच मैटर्स, मतलब उन मैटर्स पर और उन लोगों द्वारा, ठीक है, जो CAG जिसको डायरेक्ट करेगा, यानी इन लोगों को पूरी सुविधा आपको देनी है। अब एक और, कमेंट अपॉन और सप्लीमेंट सच ऑडिट रिपोर्ट। पहला उसने क्या किया, सप्लीमेंट कर दिया और सप्लीमेंट्री ऑडिट करा दिया। अब दूसरा कमेंट अपॉन और सप्लीमेंट, यानी वो कमेंट भी कर सकता है और सप्लीमेंट भी कर सकता है। तो इसमें क्या मतलब हुआ, एनी कमेंट्स गिवन बाय द CAG अपॉन और इन सप्लीमेंट टू, उस ऊपर वाली रिपोर्ट पर या एक नॉर्मल रिपोर्ट पर जो भी उसने कमेंट्स दिए हैं, किसने, CAG ने। ऑडिट रिपोर्ट इशूड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर शैल बी सेंड बाय द कंपनी। वो जो रिपोर्ट ऊपर आई या फिर उसके ऊपर जो सप्लीमेंट्री कमेंट्स आए या सप्लीमेंट हुआ, जो भी हुआ, वो सब चीज़ें कंपनी को देनी है। किसको देनी है, टू एवरी पर्सन इंटाइटल टू द कॉपीज ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो किसको देना है, एवरी पर्सन जो भी इंटाइटल्ड है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, किसको देनी है, जो भी पर्सन जो एंटाइटल्ड टू द कॉपीज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। और इसके अंदर कौन कौन आता है, सबसे पहले कंपनी का हर एक मेंबर, दूसरा ट्रस्टी ऑफ डिबेंचर होल्डर, ठीक है, और तीसरा ऑल द पर्सन अदर देन सच ट्रस्टी बीइंग द पर्सन सो इंटाइटल्ड। और इस ऑडिट रिपोर्ट को कहाँ प्लेस करना है, एनुअल जनरल मीटिंग में ऑफ द कंपनी एट द सेम टाइम एंड इन सेम मैनर एज द ऑडिट रिपोर्ट। ठीक, तो कोई बड़ी बात इसमें कहानी है, उसको 3 लोगों को देना है। अच्छा, किन किन 3 लोगों को देना है वो देखते हैं हम, किन 3 लोगों को देना है उसको वो रिपोर्ट। पहला, मेंबर्स ऑफ द कंपनी, दूसरा ट्रस्टीज ऑफ डिबेंचर होल्डर, और तीसरा अदर इंटाइटल्ड पर्सन। और इस रिपोर्ट को उसको कहाँ पर लेके जाना है, एनुअल जनरल मीटिंग में, जैसे कि अदर रिपोर्ट्स होती हैं। 60 डेज में उसको सप्लीमेंट्री ऑडिट का डिसीजन देना है। ठीक, टेस्ट ऑडिट अंडर सेक्शन 143(7) ऑफ द कंपनीज एक्ट विदाउट प्रिजुडाइज टू द प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑडिट एंड ऑडिटर्स द C&AG में इन केस ऑफ एनी कंपनी कवर्ड अंडर 5 और 6 और 139, यही अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट, अगर उसको ऐसा लगता है तो वो एक ऑर्डर के द्वारा टेस्ट ऑडिट करा सकता है, अकाउंट्स ऑफ कंपनी का टेस्ट ऑडिट करा सकता है। ठीक, टेस्ट ऑडिट क्या होता है इसके बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है। तो अब ये पूरे सेक्शन की समरी है। 143(5) क्या कहता है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर 139(5) और 139(7) में कौन करेगा, तो C&AG इसके डायरेक्शन के हिसाब से होगा। फिर सबमिशन ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट्स टू C&AG, जो C&AG को रिपोर्ट सबमिट करेंगे उसमें हमको 3 चीज़ें बतानी, क्या हमने पढ़े थे बार बार, डायरेक्शंस, एक्शन टेकन और इम्पैक्ट ऑन अकाउंट्स। फिर सेक्शन नंबर 143(6) जो कि है क्या, सप्लीमेंट्री ऑडिट, वो कंडक्ट कर सकता है एक सप्लीमेंट्री ऑडिट, या फिर कमेंट कर सकता है या फिर सप्लीमेंट भी कर सकता है उस रिपोर्ट को। ठीक, और 143(7) ये बोलता है टेस्ट ऑडिट।